बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं जनाब एक चैनल से, एक HD से ईद का स्पेशल प्रोग्राम और स्पेशल ट्रांसमिशन। ये जो ईद का दिन होता है, ये ज़ाहिर है एक अर्नड ख़ुसूसियत है जो कि आपने रोज़ों के बाद जो है वो हासिल की है। एक तो इसका ये पहलू है, खुशी का दिन है। हमारे यहाँ बहुत सी ईदें हैं, मिसाल के तौर पे जुमे का दिन भी ईद का होता है, लेकिन ये ईदें जो है छोटी और बड़ी ईद, ये बड़ी स्पेशल होती हैं। लेकिन इन दो ईदों को अगर एक तरफ रखते हैं तो जो सारा साल होता है, वो जो 363 डेज़ जो बाकी होते हैं, उनके अंदर जो हमारे साथ मेहमान होते हैं, हम अक्सर उनके साथ कभी ईद की खुशियाँ शेयर नहीं करते, लेकिन वो सारा साल हमारे साथ होते हैं। आज हमारे साथ ऐसी 3 ख़वातीन हैं जो सारा साल हमारे साथ होती हैं, अपने बेहतरीन मशवरे हमें देती हैं, अपनी राय देती हैं, हमारे लिए तकलीफ़ उठाती हैं और वो इस प्रोग्राम का, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनती हैं। आज हमने सोचा कि हम उनको ऑनर करें और ईद जो है वो उनके साथ हम भी शामिल हों और उनकी खुशियों को आप तक भी पहुंचाएं। इंतहाई मोहतरम फ़ातिमा सैफ़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, खैरियत से आप? और इंतहाई मोहतरम रुबाब सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, खैरियत से आप? और जनाब इंतहाई मोहतरम डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ है। ताहिरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। ये फरमाइए कि ईद के दिन का जो प्रोग्राम होता है सारा, उसमें ना आपने कोट पहनना होता है, तो दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि वो अनयूजुअल होता है, थोड़ा सा पहनावा अनयूजुअल होता है। तो वो फिर घर वाले भी बेचारे पहचानने से इनकार करते हैं कई दफ़ा। फिर जेवर भी पहनना। एग्जैक्टली बहुत सारा जेवर भी पहनना होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो अच्छा बहुत लगता है। वो अच्छा इसलिए लगता है कि वी आर ऑनरिंग दिस ब्यूटीफुल डे जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है कि हम इसको सेलिब्रेट, उसका हुक्म दिया गया है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो वो बहुत खूबसूरत लगता है कि आप उसके उस दिन के लिए स्पेशल तैयार हों, स्पेशल कपड़े। मैं तो स्पेशली कपड़ों के ऊपर बड़ा फोकस होता है। ईद का सूट स्पेशल होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। तो आप ईद के लिए स्पेशल कपड़े बनाती? बिल्कुल बनाती हूँ, आई लव इट। और मुझे ईद पे सबसे ज़्यादा मेहंदी, आई एम क्रेजी अबाउट इट, कि मैं जो रात को जाके मेहंदी लगवानी है, अपना पूरा यानी कि एवरीथिंग जो है वो करना है, पाँव तक पे मेहंदी लगवानी है। आप उन लोगों में से जो रात को 2:30 बजे तक बाहर फिर रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, दैट इज़ द ओनली डे। फुल सेलिब्रेशन। ईद का दिन कैसे शुरू होता है आपका? पहले तो आपको ईद मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा। को भी ईद मुबारक। और इतना प्यारा आपने इंट्रो दिया है, तो आने का मज़ा दुबाला हो गया कि आप हमें ऑनर कर। और मैंने दिल से कहा नहीं, आई कैन फील दिस। ईद के दिन का आगाज़ वैसे तो बड़ी सोच होती है कि जल्दी उठना है, सीधी बात मैं करूँगी, लेकिन थोड़ा लेट उठ जाते हैं। प्लान पूरा होता है यार, तैयार होके ना टेबल शेबल सेट करनी है, मेहमान आने, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन थोड़ी मैं लेट हो जाती हूँ, बिकॉज हम सोते इतने लेट हैं। जैसे आप कह रहे थे, वो मेहंदी लगाई होती है, वो ड्राई नहीं होती, फिर एक हल्ला गुल्ला होता है। तो ईद के दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा होता है, आप तैयार होते हैं। और एज अ हाउस वाइफ ऑल्सो, मैं पहले घर को सेट करती हूँ, डाइनिंग टेबल सेट होती है, और वो फ़ौरन मैं कपड़े नहीं पहनती कुछ साहब। मुझे होता है कि यार कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो सारा सेट करके, सबको तैयार करके, बच्ची को तैयार करके, फिर मैं तैयार। उनको भी तो तैयार करना है। हाँ हाँ, उनको भी करना पड़ता है, वो भी बच्चों है, वो भी किसी का बच्चा है, बिल्कुल किसी का बच्चा, तो उनका दोनों बच्चों को तैयार करके फिर आप तैयार होते हैं? बिल्कुल तैयार होती हूँ, और फिर इंतज़ार होता है कि सब आए, बैठें। और वो जो फीलिंग वाली बात है उन्होंने की है कि ईद के लिए एक ख़ास इंतज़ार होता है। हालांकि आप थक भी जाते हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं ख़त्म होती। वैसे मुझे आज पहली दफ़ा एहसास हुआ आप लोगों में लड़कियां अभी बाकी हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब आने की किसकी खुशी होती है? सबसे ज़्यादा आने की जो खुशी होती है ना, वो बहन की। एक्चुअली भाई तो पहले ही शाम से इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हम लोग सब इकट्ठे ही ईद मनाते हैं। अच्छा। तो बहन ने क्योंकि बाद में ज्वाइन करना होता है हमें, तो वो जब आती है अपने बच्चों के साथ, तो उसके आने की सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और नॉर्मली क्योंकि हमारे घर में ईद की खीर जो है ना, वो एक स्पेशल, वो मेरी अम्मा बनाती हैं, और वो सारी रात पकती। चांद रात पे बड़ी मसरूफियत होती है हमारे घर, स्पेशल वाली। तो मेरी अम्मा बना रही होती, तो इसलिए वो खीर खाने के लिए पूरा खानदान इकट्ठा होता है हमारा। खीर को जब तक डॉक्टर साहब ठूठियों में ना डाला जाए, प्रोटोकॉल पूरा, तब तक खीर का कोई फलसफा है ही नहीं। एग्जैक्टली, वो ठूठियों में पड़ती है, वो ठूठी में होनी चाहिए, और उसको उंगली से खाना है। अरे वाह, बिल्कुल। अकेले बैठ के ना सबके सामने आप खाएंगे तो कैसा लगेगा? जैसा मर्जी लगे। होते हैं फातिमा, उसमें वो आखिर में होस्ट उंगलियों से खा सकते हैं। वो फातिमा कह रही कैसा लगेगा, तो मैं अपनी रुबाब अम्मी के साथ ना अमेरिका जा रहा था,
तो वो हमें फ़्लाइट भी वो मिली जिसने इंग्लैंड भी रुकना था, फिर अमेरिका जाना था। तो रास्ते में मेरी माँ को ना एक सरदार मिल गया सामान उठाने के लिए। उसने मेरी माँ को देख के दुपट्टा शुपट्टा देख के कह दिया होगा माँ जी। तो मेरी माँ ने उसको जेन्युइनली बेटा बना लिया। क्या है, तो मेरे 2 बैग थे खींचना पहले। ये सरदार आज भी हमारा दोस्त है, अमेरिका में, ही इज़ अ कंसल्टेंट डॉक्टर। वो कहता है जी बैठ गई माँ जी नाल मेरे, ते जहाज़ जो निकलिया दुबई तो ते पानी आया है, खुशकी तो पानी ते गया, एयर डिफरेंस आ गया या गैप आ गया, ते कहता है जहाज़ ने तकरीबन को 700-800 फुट का ना जंप लिता। कहते ताड़ी वालदा दे अगे बिरयानी पई हुई सी। कहता है दाएं बाएं सारे लोग, कोई उल्टी कर रहा सी, कोई डिगया सी, कोई उच्चा उठ रहा सी। ते वालदा साहिबा ने जिसले मैं देखा ते वालदा साहिबा दी बुरकी मुँह च जा रही सी। क्या बात है। मैं क्या अम्मी जी ए जहाज डिगन वाला सी जे। ते माँ कहता तेरी कहती है ते फिर मैं बिरयानी छड़ दियां। ये थे देखे बिरयानी के मैं छड़ सकनी है मैं। वो जो ट्रेडिशनल काम था ना ईदी देने का रुबाब, आई मिस दैट कि वो लाइन में लग के बच्चे नहीं खड़े होते हैं। वो 10-10 रुपए होने, 100-100 रुपए होने, अब तो खैर हज़ारों में बात चली गई। ईद में सबसे ज़्यादा कौन सी खुशी होती है काम करने की? ईद में बचपन की। बचपन में ऑब्वियसली ईद ही कलेक्ट करना ही सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपका लिए एक एक्साइटमेंट होती थी। और स्टिल खैर मेरे पास अभी भी ये प्रिविलेज हूँ कि मुझे अभी भी जो है ना होता है कि ईद वाले दिन ढेर सारी ईदी इकट्ठी करनी और फिर उससे कोई ख़ास चीज़ जो आप बड़ा विश कर रहे हो कि मैंने वो लेनी है तो वो उसको फिर लेना। और किन से ईदी लेते हैं आप? कितने किन से लेते हैं ईदी? मैं सबसे लेती हूँ क्योंकि माशाल्लाह सब बड़े हैं मेरे से और सब मुझे ईदी देते हैं और मैं जो हूँ बैठी होती हूँ बस ईद इकट्ठी करने के लिए दे देते। बिल्कुल अभी तक कोई कम ईदी दे दे तो बस मेरा मूड बन जाता है फिर। वेरी गुड आई एम वेरी कीन अबाउट इट। ईदी मुनासिब, हाँ बिल्कुल ईदी मुनासिब होनी चाहिए। और ईदी उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से नहीं, मेरे स्टैंडर्ड के लिहाज से। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ये सही बात है। ईदी बचपन में मिलती थी तो क्या करती थी? एक पर्स होता था उसमें जमा करती थी, छोटा सा, बड़ी वो जो टिच बटन वाला होता था, टिच बटन वाला होता था, मैचिंग होता था विद द ड्रेस। और उसके बाद मैचिंग विद ड्रेस और कुतुब साहब फिर वो मैं गिनती थी अब इतने हो गए हैं पैसे, तो मैं जरा संजूड़ी थी। अच्छा, मतलब मेरी छोटी बहन नहीं संजूड़ी, वो खा पी के सब कुछ खर्च कर। मेरी अम्मी कहती थी तुम इससे सीखा करो। तो उसके बाद जब वो कुछ होता था बीच में दिल ललचाता था, कभी कुछ स्नैक्स ले लिए, कभी बाजार चले गए, लेकिन संभाल के रखती थी और होता था कि अच्छा कुछ बड़ी चीज़ खरीदूंगी। लेकिन मैं इनके बरक्स रही हूँ, मुझे जितनी भी ईदी मिलती थी मैं कहती थी यार बस ईदी मिलनी चाहिए और नए नोट होने चाहिए। नोट नए होने, मैं कहती थी साफ साफ नोट जो है ना, मुझे ये एक्साइटमेंट होती थी कि वो मेरे बैग में डलते जाए और वो जो उनकी जो क्रिस्पनेस थी ना वो मुझे बड़ा। आप लोगों ने बैंक वालों को ख़राब किया हुआ है ना। तो ईदी अब्बा से, अम्मी से, बचपन में मामू से, चचाओं से, खालाओं सबसे मिलती थी। अब जब आप बड़े हो जाते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो ज़रा दायरा महदूद हो जाता है। वो बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, है ना? तो वही होता है कि आपने अपने भाई के बच्चों को भी देने, वो भी आपको देने। तो मुझे लगता है ये सारी मनी ऐसे चल रही होती है, सर्कल कर रहे हो। आपके बच्चों को मिली, आपने किसी के बच्चों को देनी है, नोट पे निशान लगा दे, वो नोट भी वापस आ जाएगा। लेकिन ये बड़ा प्यारा एहसास है। और ये बड़ा एक होता था बचपन में मुझे कि मेरी जो मेहंदी का रंग है वो अच्छा है। और हम लोगों ने ना एक कुतुब साहब शायद आपने सुना हो कि हम कजन्स कहते थे कि अच्छा जिसकी मेहंदी का रंग सबसे ज़्यादा अच्छा आया ना उसकी सास से सबसे ज़्यादा प्यार करेगी। तो बड़ा कंपटीशन होता था। अच्छा तुम्हारी मेहंदी का रंग अच्छा चढ़े, इसका मतलब है बड़े होकर जब तुम्हारी शादी होगी ना तुम्हारी सास तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार। ये सास का कॉन्सेप्ट बचपन से डाल दिया जाता है हमारी बच्चियों में। यस, तो ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें कि जी मेहंदी का रंग, फिर सास का अच्छा होना, ये प्यारी बात जी। सॉरी सास का अच्छा होना, सास मतलब बताया जाता है कि मिथ्स होती थी ना कि आप ये होगा, तो बड़ों से सुनते हैं। उल्टा भी तो देखो ना कि दिमाग में क्या पैदी हुई है। मेरी तो सासू जान, मेरी तो मेहंदी हमेशा अच्छी थी। आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? फिर सास आगे से जवाब देती है कि भाई आपका लेंस गलत है, मैं तो वाकई अच्छी हूँ एज पर योर मेहंदी। मेहंदी ने सर्टिफाइड कर दिया। मेरे पास ईद का जो कॉन्सेप्ट है ना बचपन का, वो है एम्प्रेस रोड पे हम रहते थे। तो वो वहाँ पे बाज़ार है जो कि एम्प्रेस रोड को डॉन बास्को हाई स्कूल की तरफ लेके जाता है। इस गली सड़क का नाम है बीबी पाक दामना की गली जो है। जी जी। यहाँ पे जाना है, एक काले रंग रिग लेनी है स्ट्रॉ के साथ,
और एक मीठा पान, हाँ एंड ईद इज ओवर, ईद इज डन, वाह खत्म बात। खत्म हो गई। इसके बाद क्या करना है, छत पे जाना है। क्या ज़माना था कि गुड़ियाँ उड़ाई जा सकती थी, हाँ गुड़ियाँ लूटी भी जा सकती थी, और वो उसके बाद हमारी तो बसंत थी बस। इसके बाद ईद जो है वो बसंत है। बचपन की यादें अपने बच्चों को देनी कैसा होता है, मैं ये समझ रिलेट कर सकते हैं बच्चे? हाँ, ये आपकी लेगेसी होती है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपने बच्चों को बेसिकली, और ये बताना चाहिए। कि हमारी बड़ी पर्सनल सी बात है तो लेकिन शेयर कर लेती हूँ। बचपन में ना मेरा और मेरे बड़े भाई की अब जो एक सिबलिंग राइवलरी होती है ना, तो हमारी बहुत ज़्यादा होती थी, बचपन में बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन बड़े होके हम इतने बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि क्या ही बात है। तो वो एक उससे ना एक छोटी सी चोट मुझे लग गई बचपन में। तो कल मुझे उसके बेटे का ना फ़ोन आया, पुप्पो बाबा ने मुझे बताया कि बचपन में ना आपकी और उनकी कोई लड़ाई हुई थी और उसमें ना उन्होंने कोई चोट लगा दी थी आपको, तो मुझे बताएं कि बाबा ने ऐसे किया था कि नहीं किया था। तो मैंने कहा जी बेटा वो किया था, क्योंकि मैंने भी एक गलत बात की थी, तो फिर बाबा से वो मिस्टेकनली ये चीज़ जो है ना वो हो गई। तो फिर बाबा ने सॉरी किया था आपसे? मैंने कहा हाँ उन्होंने सॉरी किया मुझसे। तो वो मुझे लगा कि वो शायद उसको, मुझे नहीं पता उसने किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बात बताई, लेकिन ये बातें जो हैं ये आपको जोड़ती हैं बच्चों के साथ, और बच्चे बड़े इजीली रिलेट कर सकते हैं। बड़े बच्चों से मार खाई हुई है, बड़े बहन भाइयों से? और मेरी और भाई की तो छोड़ दें, बड़े भाई की ओए होए 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 होए, बड़ी 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 बस अम्मी कहती थी मुश्किल हो जाता है इन दोनों को घर छोड़ के जाना अकेले ना। तो हमारी बड़ी अम्मी जब बतारी आती थी, जब तक वापस बाजार या इधर उधर से जहाँ गई हों, तो तब तक उनके पास उनको बताने के लिए बहुत कुछ होता था। बड़ी शिकायतें होती थी जो मैं लगा। तो आपकी लड़ाई होती थी बड़े भाइयों से, बहनों से? बिल्कुल भी कभी भी नहीं? मैं ऑलवेज जो है ना एक वो कहते हैं ना गुड चाइल्ड थी, और हमेशा सबकी फेवरेट, हमेशा प्रेज, प्यार, मोहब्बत, और सारे सिबलिंग्स जो हैं वो ऑलवेज जैसे कहते हैं ना सपोर्टिव, इस तरह का मुझे माहौल ये मिला। उन लड़कियों में से है जिनको, जो हमारी कज़न्स ऐसी होती थी, उनको हम मारना चाहते थे ज़िंदगी में कि ये हमारे ख़ानदान में गलत मसाले हैं, इनके हमें ताने मिलते हैं कि देखो कितनी चंगी है, वो कितनी सुलझी हुई है, वो फर्स्ट आंदी है, वो स्पोर्ट्स भी गई है, तुसी की कर दो। ये बाकी सबसे मुझे सुनना पड़ता हाँ। था अपने मतलब ये मेरी तारीफें होती थी, मगर मेरे भाई के साथ मेरी बड़ी चूंच लड़ती थी। किससे लड़ते थे बचपन में आप फातिमा? नहीं मेरी लड़ाई नहीं होती। मैं भी, मुझे आप लगता है कौन कि लोग हैं, क्यों नहीं लड़ते थे? पता नहीं, मैं थर्ड ना, मेरे से 2 बड़े भाई हैं, तो मेरी छोटी बहन लड़ाका रही, वो बड़ी वोकल थी, वो बोल्ड नहीं, है, वो वोकल कोई लड़ाई नहीं होती। नहीं वो रिएक्ट करती थी, या उसका वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी शुरू से, लेकिन लड़ाई है सच नहीं होती थी। मैंने जो करना होता था फातिमा ने वो कर गुजरना मेरे होता था। चचा की बेटियां 6, हम 3 भाई, मेरी पुप्पू की 2 बेटियां 2 बेटे, मेरी दूसरी पुप्पी की 2 बेटियां 2 बेटे। अब ये मैं कज़न रिलेशनशिप बता रहा हूँ। एक पुप्पी की बेटी के पास गए, उसे कहा कि ईद दे, उसने, पंजाबी लोग, उसने आगे से ये दिया हमें मैं थोड़ा ठेका लेता है, माँ प्यो को जाओ। उसकी बाहर फॉक्सवैगन खड़ी होती थी, हमने उसको ईंटों पे खड़ा किया, उसके चारों टायर उतारे, वो बेचे और आपस में ईदी बांध ली। वाह जीनियस। किस्सा खत्म। तो लड़ाई होती थी, वो हमारे ज़मीनों से ना पराली आती थी, तो पराली हम छत के ऊपर डाल देते थे, नीचे भैंसें होती थी, तब भैंसें शहरों से बाहर नहीं निकली थी, तो पराली के ऊपर, मुझे नहीं याद कि कोई लड़की हो या लड़का हो, हमने वहाँ कुश्तियाँ ना की। एग्जैक्टली, मैंने भी कुश्तियाँ ना लड़ी हों। आज भी मेरी पुप्पो की बेटी है, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी सेहत दे, उसने हमें माँ की तरह पाला है, लेकिन बचपन ने उसने हमें माँ की तरह कुट भी लगाई है। ये सारी यादें बड़ी अच्छी होती हैं। शुक्र करें उस जमाने में आप उस जमाने में थे, वरना आजकल के बच्चों को मारें तो आप पे तो पर्चा कट जाए, है ना? मारते हैं आप, मार नहीं, प्यार, जेंटल पेरेंटिंग। जेंटल पेरेंटिंग आजकल तो माँ बाप ही सुने नहीं मारते। नहीं, मार मना है, पता है मना हो गया, तो मैं तो अब तो हाथ नहीं लगा सकते बच्चों को, कह के तो कुछ देख के माइंड कर जाते, बच्चे माइंड कर जाते हैं। बच्चे माइंड, बच्चों की ग्रूमिंग ऐसी हो गई है, उनको आप यू नो इफ यू स्टेयर देम, वो कहेंगे जी आप हमें हैरास कर रहे हैं, इस तरह का कल्चर। स्कूल में ऐसी थी कभी सेंस थी कि हैरेसमेंट होती है या कोई ऐसा था? नहीं, कभी? बिल्कुल भी नहीं। कभी टीचर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा? बहुत अच्छा रहा। टीचर यानी कि आई वाज अ फेवरेट चाइल्ड,
और यार जो ये है मुसीबत क्या है यार, ये फेवरेट बच्चा है, ये फेवरेट स्कूल में हाँ, है। बस कुछ इस तरह का हम ऐसी कजन्स के ऊपर ना अच्छा। छत पे ईंट लेके खड़े होते थे, थलियों लग गया बस आज मुझे भागना चाहिए कि मेरी शामत आज क्यों इतने अच्छे बच्चे हैं ये। अच्छा, मुझे अपने घर का ना एक ट्रेडिशन ईद का बड़ा अच्छा लगता है एंड दैट इज़ नाश्ता। जो नाश्ता होता है ना वो हमारे घर पे होता है, यानी कि वो जो टाइम होता है ना कि सोना है और वो एक सुस्ती चढ़ती है और आपने मेहंदी लगाने में टाइम लगाया वट एवर द रीज़न, वो जो सुबह का नाश्ता है ना सब इकट्ठे होते हैं और वो इतना मज़े का लगता है कि हर बंदे ने आना है और ड्रेस आपका यानी कि ईद के कपड़े पहने हुए हैं, ना घर वालों का कोई एक्सक्यूज़ है ना बाहर वालों का एक्सक्यूज़ है। दैट इज़ मुझे बहुत पसंद है। उसमें एक तो आपकी एनर्जी भी सुबह और किस्म की होती है और वो दिन शुरू हो जाता है। वरना लोगों को मैंने देखा अक्सर ये कहते हैं नहीं भाई बस नमाज़ पढ़ी उसके बाद हम सो गए तो फिर बोरियत, तो ये वो ड्रामा देखा, टीवी देखा, वही सीन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक अच्छा है कि एनर्जेटिक हो जाते हैं आप फर्स्ट में और फिर आपका एक वो कहते हैं ना अच्छा सा फीस्ट होता है जिसके ऊपर सब इकट्ठे हैं और वो फुल यानी इस फीस्ट में क्या होता है? हलवा पूड़ी, हलवा पूड़ी, निहारी, एवरीथिंग, यानी कि एक अच्छा जो कहते हैं ना आप कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का होता है जो आपको फुल करता है और आपको पूरा एनर्जी देता है। और वो जो सुबह का मिलना और सुबह सुबह ईद का मिलना, ईदी का मिलना सॉरी, वो तो ओह माय गॉड वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। जितने भी जब बड़े हो जाते हैं ना तो इंसान मिस करता है। हाँ। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मिस ये करता हूँ कि हमारे बच्चे उस तरह ईद नहीं मनाते जिस तरह के हम मनाया करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है ना, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मुझे लगता है इमोशनल डिक्लाइन की तरफ जाता है। वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस आनी थी ना गली में लड़के, मिसाल के तौर पे मैंने जब साइकिल सीखी तो मुझे याद है मैं अपनी गली में ना किराए की साइकिलें हमारे ज़माने में मिला करती थी, किराए की मोटरसाइकिल और किराए की साइकिल। अब पता नहीं अब मिलती हैं कि नहीं मिलती। तो किराए की साइकिल लेकर तो मैं गली में चला रहा। अब किराए की गाड़ियाँ मिलती हैं। किराए की गाड़ियाँ अच्छा, तो वो जो घर में सफाई करने वाली माई थी ना, उसका मुझे नाम भी अभी तक याद है। मैंने उसके अंदर जाके साइकिल मार दी, सीख रहा था अभी तो उसने मुझे झाड़ू से पीटा तो मैंने बड़ा इंसल्ट फील किया कि मुझे झाड़ू से क्यों पीटा है, पीटने पे नहीं इंसल्ट, झाड़ू से क्यों पीटा है, इस पे इंसल्ट था। तो मैंने आके अम्मी को बताया, मैंने कहा वो जनते ने ना मैंने झाड़ू नाल मारिया। मेरी माँ ने डंडे से मारा तू जरूर कुछ की तौण है। तो वो जो रिलेशनशिप्स थे, देखिए ना आज मैं इतने सालों बाद भी उसको याद रखता हूँ। वो रिलेशनशिप तो था ना, ये हमारे बच्चों के रिलेशनशिप मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस होंगे स्कूल के कि इकट्ठे जाना है सारों ने और फिर बेल्टें उतारनी है लड़ने के लिए, डबल करनी है बेल्टें, फिर आपस में टीमें बननी है। बॉयज़ आई थिंक सो, बॉयज़ शायद होते हो ऐसे, लेकिन कुतुब साहब आप लड़कियां नहीं होती, बिल्कुल भी लड़कियां नहीं होती। हाँ। और अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गए और सेंसिटिव हो गए हैं बच्चों को लेके। हाँ। पहले ये बात आपकी दुरुस्त है, कोई बड़ा डांटता था तो माँ ज़रूर कहती थी कि ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, या हमें भी समझाया जाता था। अब अगर ज़रा से भी किसी बच्चे को कुछ कहा जाता है तो माँ बहुत, मैं जैसे पिछले दिनों मेरी बेटी स्कूल में है तो मुझे फिर मैंने उन स्कूल वालों से भी बात की, बच्चे आपस में खेलते हैं तो मेरी बेटी ने ऐसे, उसको बच्ची बड़ी प्यारी है तो मेरी बेटी को आदत ज़रा अम्मी बनने की, उसकी चीज़ उसको दो, पहुंचाती है कि उसकी हाथ नहीं लगानी, यानी अगर मैं अपने हस्बैंड की कोई चीज़ पकड़ूँ तो नहीं, वापस रखो ये बाबा की है। तो उससे क्लास में ऐसे कहा तो मुझे टीचर ने बताया कि इसने ऐसे ना उसको ऐसे करके कहा कि ये उसकी चीज़ है दूसरे बच्चे की, उसको वापस कर दें। अब वो करते करते थोड़ा ज़्यादा ऐसे हो गया होगा, नाखून लग गया होगा, मेरी को था कि मुझे उसका थोड़ा नाखून काटना चाहिए था, लेकिन उस बच्चे की मदर आ गई, उन्होंने कहा जी कि हाँ वो कोई की बच्ची है, उसकी वजह से मेरी बच्चे की गाल पे ऐसे हल्का सा वो आ गया, मैं स्कूल छुड़वा दूंगी। और ताड़ी खैर, अच्छा। तो मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा लिसन, बच्चे तो लड़ते हैं और दोबारा भी करेंगे। हाँ। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चों की साइकी क्या होती है। छोटी छोटी बात पे इतना पोजेसिव होना, तो मुझे लगता है एज अ सोसाइटी कुतुब साहब हम में चेंज आया है। माएँ भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई, बहुत ज़्यादा, शायद सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, बच्चों के साथ ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं। लेकिन बच्चे प्रिपेयर्ड भी तो नहीं है ना ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए, और बच्चे फिर और सेंसिटिव हो गए हैं, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल विद द एनवायरनमेंट, तो दिस इज हैपनिंग। मैं मदरसे में जाता था, जामे नईमिया में, हम लोग बड़े चालाक थे, हमें पता था कि कौन सा ठीक आदमी है कौन सा ठीक नहीं है, हमें सब पता होता था, कोई किसी किस्म का ऐसा हादसा होने ही नहीं देते थे। जी। तो वो क्लेवरनेस अब बच्चों में शायद इसी वजह से कि हम ओवर प्रोटेक्टिव हैं।
नहीं, बच्चे समझदार हैं, आई थिंक सो, आई डिसएग्री। कुतुब साहब, बच्चों को पता है, बच्चे बहुत वोकल भी हैं और वो सीधी बात भी कर देते हैं। ये जो अल्फा जेन है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बड़ा दे वांट लॉजिक्स। उनको पता है कि वो आपसे सवाल करेंगे और सवाल दर सवाल करेंगे कि अगर आप मैं उनको कोई चीज़ समझाऊंगी ऐसे नहीं ऐसे क्यों है, फिर मुझे पूरी पिक्चर खींचनी पड़ेगी, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन शायद पेरेंट्स जो पेरेंट्स हैं हम वहीं फंसे हुए हैं, हम थोड़े से ना ओवर प्रोटेक्टिव हैं, जिसकी वजह से ना बच्चों की ग्रूमिंग में ये इशू आ रहा है कि बच्चे जल्दी माइंड कर जाते हैं। आपके बच्चे को, अगर आप किसी बच्चे को आप सोचें आजकल के बच्चे की मासी या कोई काम वाली मारे तो उसकी माँ वो बच्चे को नहीं मारेगी, उसकी माँ तो मासी के साथ क्या सलूक करेगी, सोचें तो सही। और होता भी है, ये होता भी है। और मासी दूसरा घर के अंदर नहीं मार सकती बच्चे को, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। वो माँ उसका नाम मासी है ना, उसका मतलब है माँ जैसी, एग्जैक्टली, वो नहीं कुछ कह लेकिन इन सकती। प्रैक्टिस ऐसा नहीं है। और मैं फातिमा की बात से एग्री करूंगी कि मसला ये है कि हम पेरेंट्स ने ना चीज़ों को बच्चों के लिए बड़ा कन्फाइंड कर दिया और हमने अपनी इनसिक्योरिटीज एक्चुअली इन्फ्लिक्ट की हैं बच्चों के ऊपर। और जो एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक तो आप ये देखिए हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन अब कम हुए हैं, हर घर में 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 3। अच्छा, वो जो बड़ी फैमिलीज का कॉन्सेप्ट था ना, उसमें सोशलाइजेशन, ब्रदरहुड, शेयरिंग, सैक्रिफाइसेस, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो थी, प्रॉब्लम्स भी थे मगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा थे। लेकिन मैं वक्फा ले लूँ, वापस आके सबसे एक सवाल करना है, इनमें से कौन कौन है जो बचपन में दरख्तों पे चढ़ के शरारतें करता था? वक्फा लेते वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, बात हो रही है ईद के ऊपर, लेकिन बात चली गई बचपने के ऊपर, और बचपने के ऊपर जो बात चली गई इसी को कंटिन्यू मैंने करना है। रुबाब, सबसे एक ही सवाल है कि दरख्तों पर आप चढ़े थे, दरख्तों से आपने फल तोड़े थे, लोगों के हमसायों के दरख्तों पे भी आप चढ़ना होना चाहिए। ये जो दरख्त पे चढ़े तो गिरते भी ज़रूर है। मैंने बीडन रोड पे एक क्लिनिक ढूंढा हुआ था, बीडन रोड पे एक क्लिनिक ढूंढा हुआ था जो टेटनस का इंजेक्शन लगाता था। हम चोट लगवाते थे, टेटनस बाहर से लगवा के खुद ही घर चले जाते थे। ये भी नहीं कि अम्मा लेके जाएगी टेटनस, खुद ही देख लेते थे टेटनस वाला। सब ऐसे, सॉरी आपके साथ एक शो होना चाहिए, बिकॉज आपके जो बचपन के मैं किस्से सुनती हूँ ना, दे आर अमेजिंग, अमेजिंग चाइल्डहुड। तो मतलब टेटनस का वो क्लिनिक भी तोड़ सबकी हमें ये होना नहीं चाहिए। जबरदस्त सोच, बाहर सड़क पे लगी है, नंगी चोट है तो आपको टेटनस लगवा के, अब घर जाके बताएं, घर से भी पहले जिल्लत लें, टीका भी लगवाएं। ये आपके टाइम के पैसे कहाँ से आते थे मुझे ये बताएं। भाई यकीन करो डॉक्टर से उधार चलता था। अल्लाह गनी, मोहल्लेदारी थी ना, मोहल्लेदारी से वो रिगार्ड डॉक्टर से उधार चलता था, जो होएगा दे जाओ। और मेरे ख्याल में मैंने तो अभी तक कैंटीन वाले, स्कूल की कैंटीन का भी उधार देना है, डॉक्टर का भी उधार देना है, एनसीए की कैंटीन का भी उधार देना है, यूईटी की कैंटीन का भी उधार देना है, सबके नाश्ते किए हुए उधार उनके उधार देने। दरख्तों पे क्यों नहीं कभी चढ़े, मौका ही नहीं मिला? नहीं, मैं तो दरख्तों पे बहुत चढ़ती थी, बहुत। अभी ये मैं पीएचडी अपनी कर रही थी यूएमटी से, यानी तो काफी साल पुरानी बात हो गई है। मुझे याद, मैं उसकी दीवार पे अभी चढ़ी हुई थी, वहाँ पे वो सुराख बने हुए थे उसकी दीवार पे, मैं अभी मतलब चढ़ी हुई, अभी से 5 साल पहले की बात है, मैं चढ़ी हुई थी उसकी दीवार पे। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे आपके स्किल्स जो है बढ़ाता है, इस तरह के उछल कूद जो करना है दरख्तों पे। गुड गर्ल, इसका नाम गुड गर्ल है वैसे। लेकिन मेरे घर में ना ट्रेडिशन था कि दोपहर को ना सब सोते थे, वो मेरे उस वक्त मी टाइम होता था, उसमें हमारे घर में बहुत सारे दरख्त थे और मैं आई थिंक माई सेल्फ कि मैं कोई कैट हूँ, मैं कोई कैट हूँ। हाँ, और मैंने कैट की तरह रोज अपने दरख्तों पे चढ़ना और उसकी लाश जो होती थी ना, टहनी जो बिल्कुल बारीक सी, उस पर जाके जरा चेक करना कि इस पे मैं कितना वेट डालूंगी तो कितनी झुकेगी। और ये मैं अपने पूरा जो है ना दरख्त के ऊपर, वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जो है ना वो ट्रेवल करती रहती थी। और हमारी ना एक फेंस जो ऊपर दीवारों के ऊपर होती है ना, उसके ऊपर वो जो ऐसे कैट चलती थी, वो मैंने वैसे सारा कुछ चलना होता था। और आपकी साइकिल से एक बड़ा मज़े का मुझे किस्सा याद आया। मैंने जब साइकिल चलानी सीखी ना, हमारे घर में था कि वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो जो होता था ना हमारे घर वालों का सोने का टाइम, वो मैंने बताया मेरा टाइम है। मैं क्या करती थी, अपनी साइकिल पकड़ती थी और लेकर बाहर निकल जाती थी, बाय पार्क के इर्द गिर्द मैंने चलानी। अब मुझे ब्रेक लगानी नहीं आती थी, तो मैं सबसे मोटी आंटी ढूंढती थी जिसके अंदर मैंने ब्रेक लगानी होती थी, और मैं उनके अंदर जाके ना, जब यानी कि थक जाती थी तो उनके अंदर जाके मोटी आंटी में मार देना। मोटी आंटी क्या करती थी आगे से? पता नहीं, गालियाँ देती हूँ, जो भी कहती होगी, मुझे कोई पता नहीं। आई वाज सो मच इनटू इट कि मुझे होता था बस मैंने साइकिल चला ली और मैंने अब वापस भागना, इससे पहले घर वाले उठ जाए।
दरख्त। सब साहब मेरा चाइल्डहुड मोस्ट एडवेंचरस था। मैंने लोगों की घंटियां बजाई हुई हैं, घंटी बजा अल्लाह के खुश रखे दोपहर का वो जो आपको, टाइम अल्लाह था खुश ना, रखे आपको। वाह लेकिन वाह तेरी चालाकी देखिए, छोटी बहन को आगे लगाया होता था वाह 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 वाह। और हमारा पूरा ग्रुप होता था हमारी स्ट्रीट में। फातिमा लीड करती थी, छोटी बहन का नाम आमना है, आमना सबसे छोटी थी। आमना तुम घंटी बजाओगे और हम भागेंगे। और हमने एक घर चुना हुआ था क्योंकि अंकल बहुत सड़ियल थे। जब वो दोपहर को सोते थे ना अम्मी अब्बा, तो वो हमारा टाइम होता था कि जब आप निकल जाएंगे। गर्मी सर्दी का हमें कुछ नहीं पता होता। अच्छा जी, रोजाना हमारा ग्रुप, एक और मेरी, और वो ग्रुप था, लड़के भी थे लड़कियां भी। आमना को बेल लगाया होता था। एक दिन वो अंकल जो थे ना, रोज हम बेल बजा के भागते थे, वो कहीं छुपे थे झाड़ी के पीछे। अच्छा जी, बेल बजाई, आमना हो गई स्लिप और वो दम एकदम आ गए बाहर। तुम लोगों को अभी बताता हूँ, दूर साहब को, तुम उनकी बेटी हो। शिकायत लेके घर पहुंच गए। फिर जो डांट पिटी, शब रात होती थी, फातिमा साहब पटाखे भी बजाती थी। वाह। साथ वाले हमारे अंकल थे, उनका दरख्त की बात हो रही है, तो उनके घर की जो बेल थी शहतूत की हमारे घर आती थी, और वो थे मियाँ साहब, बड़े सख्त किस्म के। हमें इंतजार होता था कि मियाँ साहब सोएं और उनके साथ छत थी, तो फातिमा वहाँ पे छलांग लगाए। उनके घर में बड़े ट्रीज थे और वो शहतूत खाने नहीं होते थे, वो तोड़ना फन था। गुड्डियाँ मैंने उड़ाई हुई, ठीक है। आते ही स्कूल से यूनिफॉर्म चेंज करना, छत पे जाना, गुड्डी खुद बनानी तक सीख ली। तनावे डालना, पेचा, यार क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एक दिन तो मुझे मैं बहुत एडवेंचरस थी और साथ ग्रुप भी होता था। एक अब टांगा खड़ा है, मेरे दिमाग में ना बड़ी उल्टी उल्टी चीजें आती थी। मतलब आई वाज अ किड जिसने करना है। टांगा वो नहीं होता जो चीजें लेके जाता पूरा। मेरा दिल किया कि मैंने देखा हुआ था कि यार वो ऐसे से खींचते, मैं क्यों ना ट्राई करूं। मेरी एक और फ्रेंड थी, उसका नाम था फातिमा बीबी, वो मेरे साथ होती थी, मतलब सपोर्टर। मैं लीड पे होती थी, तुमने खड़े होना पीछे और मैं टांगा चलाऊंगी। वो टांगे वाला की लेफ्ट राइट हुआ कुतुब साहब, मैंने जो था ना उसको खींचा। मैं वो बच्ची थी 6-7 ईयर्स। कुतुब साहब मुझसे हुआ नहीं, लेकिन जो ही टांगा, वो जो घोड़ा कुछ खा रहा था और पीछे उसकी पूरी बगी थी, लेफ्ट राइट हुआ। मैंने कहा लो जी आज तो मैंने जो छलांग लगाई और भागी। लेकिन मैंने ऐसी बहुत शरारती की। मेरा चाइल्डहुड अल्हम्दुलिल्लाह, फुटबॉल मैं खेलती थी लड़कों के साथ, कई दफ़ा गोलकीपर फातिमा बनी होती थी। आई हैव थॉरली एंजॉयड माई चाइल्डहुड। मैंने एक हमारे फैमिली में अंकल हैं, वो पाइप पीते हैं और बड़ा उनका रोब दबदबा है। अगर वो सुन रहे हो, वो मौलाना जफर अली खान के पोते हैं बाय द वे। अच्छा। तो मसूद अंकल का ना पाइप होता था बड़ा, उनका एक ग्रैंडियोर। मैं कहती थी यार वो बच्चे ना उनसे बड़ा डरते थे। मैंने कहा यार इनका पाइप पी के देखूंगी टेस्ट कैसा होता है। अच्छा, वो बड़े इंग्लैंड से पढ़े हुए और वो इज़ वेरी कल्चर्ड। अब तो ही इज़ 95 माशाल्लाह। कुतुब साहब मेरे जेन में, मैंने कहा मेरा टारगेट था पाइप मुंह के साथ लगाना है। वो भी है पाइप उनका मुंह के साथ लगाना है, टेस्ट करना है कि है क्या ये बला। आई वाज लाइक 6-7। आज वो अगर देखेंगे तो हंसेंगे। रिसेंटली मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है, तो वो जनाब, अच्छा मुझे मौका कहाँ मिला, मैंने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, मैं खेलना शुरू हो गई पीछे। जो ही वो सजदे में गए, मैंने फटाफट मुंह के साथ पाइप लगाया और 3-4 काट लिए। उसके बाद जो वापस आया मैंने रख दिया। आज तक इट्स अ सीक्रेट उनसे सारे बिकॉज ही इज द एल्डेस्ट, सब लोग डरते हैं। लेकिन फातिमा के पास ये मेडल है कि उसने वो पाइप का जो मजा है वो चखा। क्या बात है। तो मेरी जो चाइल्डहुड था बहुत खूबसूरत था। मुझे इनोसेंट डेविल का अपने स्कूल में व्हेन आई वाज पासिंग आउट, लफ्ज़ कुछ ज्यादा नहीं है, इनोसेंट डेविल का अवार्ड मिला है बिकॉज आई वाज। तो जो मेरी प्रिंसिपल, जो मालिक थी स्कूल की, वो तहमीना दौलताना, उनके बेटे इमरान अकील दौलताना। तो उन्होंने मेरा क्यों रखा, उन्होंने कहा जब मैं HSN से ग्रेजुएट किया तो मुझे ये फातिमा मिला था, इनोसेंट डेविल। सो आई वांट टू गिव हर अ टाइटल, शी इज दैट इनोसेंट डेविल जिसने स्कूल में बहुत कैट को पकड़ा कभी किसी ने? मैंने नहीं, किसी नहीं, क्या किसी कैट ने किसी को नहीं पकड़ा? किसी को नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा। और क्योंकि मुझे टाइमिंग बड़े ठीक होते थे, मुझे पता होता था कितनी देर सोना है घर वालों ने और कितनी देर में उठना है। वो उनका एक जो डीप होता था ना टाइम, वो मैंने बिल्कुल एस्टिमेट किया होता। हमारा चाइल्डहुड बहुत अच्छा गुजरा, हमारे पास टैब्स नहीं थे ना कुतुब साहब। ये सारी जो चीजें हैं, इसी ने शायद आप लोगों को एक शख्सियत भी तो बनाया, बिल्कुल एग्जैक्टली, पर्सनालिटी भी तो। हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे भी। और हमारे बड़े मजे की बात है कि मुझे ना गाड़ी चलाने का हमेशा से बहुत शौक था। यानी कि साइकिल, मुझे ये नहीं, आई डोंट थिंक कि वो एक साइकिल है, वो मेरे लिए पूरी व्हीकल होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि यानी कि जैसे ही मेरी थोड़ी सी टांगें लगना शुरू हुई, तो मैंने घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती थी, मैंने उसको लगाना और गाड़ी लेके चले जाना। और लिटरली जो आप कह रहे हैं ना कि आप डॉक्टर के पास जाते थे, मैं अपनी गाड़ी पहले ठुकवाती थी, फिर मैंने एक मैकेनिक ढूंढा हुआ था, वहाँ से जाके ठीक करवाती थी और फिर ला के खड़ी करती। हमारे नेबर ने ना कहीं एक दिन मुझे देख लिया, उन्होंने बताया घर में कि ये
आपकी बच्ची तो हमने वहाँ देखी और ये काम हो रहा था, ये मैकेनिक के पास क्या कर रही थी? उन्होंने कहा अब कर रही थी, मैकेनिक के पास क्या कर रही थी और किस वक्त कर रही थी? अच्छा मैं घर आई और बाद में मुझे मेरी क्लास हो गई, तो मैंने कहा एक तो मैं गाड़ी खुद चलाती हूँ, मुझे कुछ सिखाता नहीं, दूसरा मैं ठीक भी करवा के रखती हूँ और कोई मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता। तो मैंने कहा आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि मैं ये काम फिर मुझे भाई ने कहा, भाई कहते हैं मैं हैरान हूँ, तुम अपना साइज देखो, और मैं हैरान हुआ हूँ कि हमें नेबर बता रहे हैं कि तुम ये करती हो। मैंने कहा आप लोग तो सो रहे होते हैं, मैं बोर होती हूँ, तो मैं कहती कुछ तो कर लूँ ना। सही बात है। मुझे वो याद आ गया, हमारा एक दोस्त है, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, आज भी वो मुझे, बचपन के दोस्त मुख्तलिफ होते हैं ना बिल्कुल, तो उनके वालिद की गाड़ी को हम धक्का निकाल के बाहर निकाला करते थे और फिर बाहर जाके स्टार्ट करनी और फिर आना। वालिद तहज्जुद से पहले उठते नहीं थे, फिर रात को 12-1 बजे हमने वापस आ जाना। ये सारे काम जो हैं ये बच्चों को आज अगर बताने हों तो ये पॉजिटिव है कि नहीं? ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और मेरे ख्याल में बच्चों को आप उनके साथ ये वाली एक्टिविटीज़ जो आप अपने चाइल्डहुड में किया करते थे, बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें अपने साथ, तो ये उनके लिए बड़ा हेल्दी है, उनकी शख्सियत की डेवलपमेंट के लिए। और फिर उनके स्ट्रेस को और जो एग्रेशन इतना ज़्यादा बच्चों में समटाइम्स होता है उसको वेव ऑफ करता है, हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की इस तरह। When did you started learning कि मैं एक खातून हूँ, मैं एक लड़की हूँ और अब मुझे लड़कियों वाले काम करने हैं? ये आया कभी ज़िंदगी ये आज तक नहीं आया। या सबने सिखाने की बहुत कोशिश की, बताने की भी कोशिश की कि तुम एक लड़की हो, तुम ये अभी भी बताते हैं लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए। एग्जैक्टली, तुम एक लड़की, एक औरत ऐसी बातें कैसे करती है, अभी भी लोग मुझे सिखाते हैं, मगर वो मुझे नहीं आया। मुझे जैसे फातिमा बता रही थी और रुबा बता रही थी, तो मैंने भी अपना चाइल्डहुड, मैं कहती हूँ देयर इज नो काश कि अच्छा हम ये करते हैं, वो इतना रंगीन और इतना अच्छा गुजरा है। यस, हमारे टाइम पे ये थ्रेट्स ज़रूर होते थे हमें कि बाहर कोई बुलिंग हो सकती है या ज़्यादा नहीं थे शाम को रोजाना ग्राउंड में। अच्छा वैसे आपके साथ वो बुलिंग करके जाएगा किधर? ये भी एग्जैक्टली जाएगा किधर? उसकी तो किस्मत ही खराब होगी ना जो आके बुलिंग करेगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ऐसी बातें होती है। मैं अपनी कजन्स को आज सोचता हूँ, पुप्पू की बेटी राना आपा मिसाल के तौर पे है, मैं सोचता हूँ राना आपा को इतने 10 कज़नों में से जो उससे 2-2 फुट बड़े थे, वो बुली का सोच नहीं सकते थे, वो गर्दन से पकड़ के ठा मारती थी नीचे। सो वो आपकी पर्सनैलिटी का वो कमज़ोर एस्पेक्ट होना ही नहीं चाहिए कि कोई आपको एक्सेस कर सके या ये। लेकिन ये सारी बातें जो है ना, ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हैं कि वो अपनी खुशियों और ईदों को जो है वो जब याद करें तो कैसे करें। वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रबाब से मेरे दिल के अंदर ना ब्रेक में सवाल पैदा हो गया था, और वो ये है कि आप गुड़ियों से खेली थी? नहीं, गुड़ियों से खेली। तो आपने गुड़ी गुड्डे की शादी की ही नहीं? मुझे ये कोई सीन समझ नहीं आता था। मैं आई एम एनिमल लवर, तो मेरे पास बहुत सारे एनिमल्स होते थे। लाइक कोई दुनिया का तोता नहीं था ऐसा जो मेरे पास ना हो, और कैट्स मेरे पास थी, डॉग्स मेरे पास थे, और एलिफेंट मैंने लेना था, वो मेरा अभी तक प्लान है जो कि मुझे बहुत शौक था। एंड आई ऑलवेज फॉर दैट, प्रॉब्लम नहीं है, रखना प्रॉब्लम। हाँ, रखना प्रॉब्लम है ना। मैंने उसके लिए बड़ी दफ़ा जो है जगह अरेंज की, लेकिन उसको रखने के लिए वो कैपेसिटी हमेशा मेरी जो है ना कम हो गई। लेकिन ये यानी एक बहुत है ना, आपको चाइल्डहुड शौक होते हैं। दिस इज हाउ यू आर डिफरेंट। यस, दैट इज व्हाई यू आर सो डिफरेंट कि और शौक भी डिफरेंट। वो मुझे इतना, और मैं इतनी ज़्यादा एनिमल से बात करती थी कि आई फील कि मेरी एक पावर है कि मैं दूर से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। और मुझे हमेशा ये लगता था कि जो हॉर्सेस है ना, मैं उनसे बड़ी डीपली बात करती हूँ, दे ऑलवेज कन्वर्सेट मी बैक, और इतना क्लियर मुझे फील होता था। और मुझे मैंने बताया ना कि मैं उनसे चीज़ें सीखती थी कि ओके, मैं कहती थी ये जो ट्रेडिशनल इंसान है ना, ये एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, दे हैव समथिंग विच इज़ यूनिक, और सबका अपना अपना ट्रेड है। वो मैं उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी, ऑलवेज इनटू देम। गुड़िया को रुखसत करते हुए किसी गुड्डे के साथ रोती भी थी? ओह माय गॉड, पूरा रोना, और उसकी जिसका गुड्डा था ना उसको पूरी तालीम देना कि देखो मेरी गुड़िया का ख्याल रखना, इसको वापस भी लेके आना, मेरे पास आने भी देना, पूरा वो। और आज भी मैं जाऊँ ना कभी वापस अपने गांव में, तो मुझे वहाँ पे याद दिलाया जाता है कि हमने जिंदगी में गुड़िया की शादी इतनी बड़ी नहीं देखी, इतनी रोंदू लड़की भी नहीं देखी। बहुत फन, बहुत ज़्यादा फन। एंड मुझे याद है कि मैं
आई बीन ऑलवेज वेरी डिफरेंट, ऑड इन इवंस, और इस ऑड होने पे बड़ी डांट भी पड़ा करती थी कि बाकी सारी कुड़ियां तो ए कर दी हैं, तू की कर दी। तो वो अक्सर स्कूल में भी मेरे साथ ये हो जाता था। मुझे याद है कि वहाँ पे भी मुझे अपने डिफरेंट होने पे और फैशनेबल होने के ऊपर, फैशनेबल होने पे मैंने फ्रेंच कट रखा हुआ होता था और काजल लगाया होता था आंखों में, तो मुझे बड़ी मार पड़ा करती थी इस पे, स्कूल से डांट पड़ा करती थी कि ये बाकी सब तो नहीं करती, तुम क्यों करती हो। बहुत इस पे होता था, मगर वो था ऐसे ही था शुरू से। आज भी कोई फातिमा किसी शादी पे मैं जाऊं, कज़न हो, रिश्तेदार हो, दोस्त की बच्ची हो, जो भी हो, लड़की जब रुखसत हो रही होती तो मैं रो पड़ता हूँ। ऐसा ही पता नहीं क्यों, मुझे, मैंने कहा भी पढ़ाता हूँ अगर, तो मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि एक लाइफ का एक सीजन सेशन चेंज हो रहा होता है, खासतौर पे लड़की के लिए। अब आप कहेंगे नहीं लड़के के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए, लड़की के लिए मैं शायद इसलिए कह रही हूँ कि शी इज चेंजिंग हर प्लेस। लड़के ने तो नहीं, उसके घर के एंड ही इज शेयरिंग हिज प्लेस ऑब्वियसली, बट ये कि आप और सबसे डिफिकल्ट बाथरूम शेयर करना है, वो तो बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने अपने वॉशरूम अलग कर लिए। मेरे अगर हस्बैंड देख के हमारे वॉशरूम अलग, और इस पे बहस होती है बकायदा। यू आर डन। इत्तेजाज अगर सुन रहे तो हर वक्त तुम मेरी अम्मी ना बनो, मेरी बीवी बनो। बाथरूम तो ओ माय गुडनेस साहब, आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी है। कॉमन नहीं हो सकता है, कॉमन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन आखिर में मैं ही हार मानती हूँ, क्योंकि इत्तेजाज वो फौजी स्टाइल है, उसने कर देना यूज, उसके बाद फिर उसने पूछना भी नहीं है, पूछना भी नहीं, ये मुझे लगता है कॉमन इशू है। और वो सुन भी लेगा आप जो मर्जी। यानी मुझे लगता है आदमियों के साथ आप बताएं ना प्रॉब्लम क्या है। आप कपड़े गीला टॉवल बेड स्प्रेड के ऊपर क्यों? I can't understand these ladies, I swear I can't understand them। मैं अलमारी सेट करूं, ये अलमारी खोल के सारे कपड़े ऐसे बिखरे होते, Exactly, एक चीज निकालनी होती है। Exactly। क्यों कुतुब साहब? मेरी पहली लड़ाई अपनी बेगम से किस पे हुई थी कि मैं जहाँ पजामा उतार के गया हूँ और वो दो टांगे उसमें बनी हुई हैं, वो लटकाया किसने है? क्यों लटकाया भाई? ये यहाँ पे होता है, गलती से जला ये यहाँ पे होता है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह हैंगर नहीं है। आप क्यों नहीं समझ सकती? मतलब एक जूती उतारी उसके साथ दूसरी उतारी, तीसरी में अब आप कहेंगे टूथब्रश भी वॉश करके रखें। बिल्कुल होना चाहिए। कमाल बात आप करती हैं। आप बाथरूम से निकले तो सारी छींटें होती हैं शीशे के ऊपर। एग्जैक्टली, मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, ये बहुत बड़ा इशू है, इसको प्लीज सॉल्व करिए। नहीं, ये तरबियत हो चुकी है फातिमा। पंखा होता है, अच्छा अब उनको ज्यादा गर्मी लगती है, मुझे सर्दी लगती है। रात को होता है जी पंखा, वो तेज खा रहे होते हैं, मैं स्लो, तो हमें कभी गर्मी लगती है। गाड़ी में हम बैठ जाएं, उनका होता है जी शीशा नीचे, इत्तेजाज मेरा ब्लो ड्राई खराब हो रहा है, मैं रिजिड हूँ। हमारी बहुत ऐसी चीजें चलती है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब चढ़ता है जब मैंने बड़ी अच्छी बेडिंग की होती है और मैं देखती हूँ कि थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद चक्कर लगा के आई तो वो गीला टॉवल मेरे बेड के ऊपर पड़ा होता है। यानी कि आप कर लें कमरा साफ, कोई कमरे में आए ना। मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगी। मेरे ख्याल में जो चीज़ इसमें मिस कर गई ना, इन्होंने कहा मैं बचपन में मेरा जो बचपन था बड़ा लीडिंग किस्म का था, मेरे ख्याल में वो जो है ना मिस कर गई। इनको वो दोबारा ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आप ऑन करेंगी ना तो जो अभी आपको इरिटेशन हो रही है, नो वो इरिटेशन जो है ना वो रिवर्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी आप सिर्फ इरिटेशन ले रही हैं। तो बचपन जो आपने अपना ख़त्म किया वो आपको फिर से अभी आप इनका कहाँ बचपन खत्म हुआ है। एक मैसेज दे दें, टाइम खत्म हो गया। ईद के ऊपर इस कौम को मैसेज दें, पाकिस्तान को मैसेज दें, इन हालात हाजरा को सामने रखते हुए मैसेज दें। मेरा सब सुनने और देखने वालों को जो पैगाम है वो ये है कि ईद की खुशियों को बिल्कुल सेलिब्रेट करें, सो के नहीं, अपने ख़ानदान वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और इसमें और भी जो लोग जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको भी शामिल करें, बिकॉज़ ये वाकई ही सेलिब्रेशन का दिन है। आप इसको चाहें तो सो के गुजार लें, चाहें तो अपने दोस्तों के साथ गुजारें। रुबाब, ईद का दिन मेरे ख्याल में आपको एक रिजॉइस करता है, आपको दोबारा से अवेयरनेस देता है, और इस दिन पे ख़ुद भी दोबारा अपने आप को बताएं कि हम कौन से मुसलमान हैं, फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, और हमारा मकसद क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, बचपन अच्छा गुजारना, जवानी या बुढ़ापा, मेरे ख्याल में अपने आप को हमेशा से कंपोज रखना और अपने आप को किसी सही दिशा में टारगेट पे लेके जाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आप को मुसलमान होना हमें आज की इस सदी की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्या बात है। कुतुब साहब, मेरा मैसेज तो नहीं है, बट हम सबको पता है कि ईद कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए, बट बहुत अच्छी ट्रांसमिशन हुई, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे जहन में बार बार आती है, जो हमारे मुसलमान भाई बहनें, जो मुसलमान, उनकी भी तो ईद है ना, रमज़ान गुजरा,
ईद की वो जो खुशियाँ थी ना वो कम हैं। आपको हकीकत से बता रही हूँ, हम हंसते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो आपके बैक ऑफ द माइंड। ईरान को आप देखें, गाज़ा को देखें, फ़लस्तीन को देखें, वो बच्चे, उनकी भी तो मेहंदी, कपड़े कर वक्त है ना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। बचपन कैसे शेयर करेंगे? वो कैसे शेयर करेंगे? आप शुक्र अदा करें रब ताला का कि आप एक बाहिफाजत जगह पे छत के नीचे बैठे, यहाँ पे बम्बाबंट नहीं हो रही, हम ख़रीदारी कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं। उन लोगों को याद रखें, और ये है कि एक बात, नीयत अच्छी रखें तो मंजिल आसान। जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर एटम बम बनाया उनको भी सलाम है, जिन लोगों ने एटम बम की धमकी दे के इंडिया को कुट लगाई उनको भी सलाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनको मैं आज कहना चाहता हूँ ना कि आई लव यू, वो लोग हैं जो आज भी हमारी हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हैं, और वो अपनी ईदें जो हैं वो अपने उन सिपाहियों के साथ मना रहे हैं जो उनके लिए जाने दे रहे हैं। और ये वाहिद फ़ौज है पाकिस्तान की जिसमें दुनिया की सारी तारीख़ में एक तरफ जितनी शहादतें हमारे ऑफिसर्स की हैं उतनी शहादतें सारी दुनिया के फ़ौज के ऑफिसर्स को मिला कर नहीं हैं। हमारी फ़ौज को सलाम।